सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और बेसिक हम लोगों ने सारा खत्म कर लिया पावर सिस्टम का, और आपने एंजॉय भी किया है सारे पावर की, पावर फ्लो कंडीशंस, किस तरीके से जनरेशन होता है, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर की क्या कंडीशंस होती है, और वो लोड साइड में किस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, उनकी कंडीशंस देखी हम लोगों ने, और कुछ न्यूमेरिकल भी देखे, और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई होगी। एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर उतना ही नहीं है, पावर फ्लो इक्वेशंस में या आगे जब वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते जल्दी से हम लोग ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं हम लोग? मैंने मेरा जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें इंट्रोडक्टरी वीडियो था पावर सिस्टम का, वहां आपको बताया था कि जनरेटिंग प्लांट अगर जनरेट कर देता कोई इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हमें ट्रांसफर करना है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द मेन लोड सेंटर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन थ्रू अ सिंगल चैनल। है ना, ये बात मैं भूल गया हूं। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द मेन लोड सेंटर थ्रू अ सिंगल चैनल नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। और फर्दर अगर मुझे वहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना है थ्रू अ मल्टी चैनल नेटवर्किंग, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये बाकी बात ये ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूं, अब मैं डेफिनेशंस वगैरह पे नहीं जाऊंगा। और मैं एक चीज और बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि पावर ट्रांसमिशन जो है, आपका जो पावर ट्रांसमिशन है या पावर ट्रांसफर है, जो वन एंड से दूसरे एंड पे जाएगा, वो हायर वोल्टेजेस पे रहेगा तो ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा, क्योंकि पावर ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू EV अपॉन X साइन डेल। ये अब तो हम डिराइव भी कर चुके हैं ना, तो ये दोनों वोल्टेज लगभग अगर बराबर हो जाए तो पावर ट्रांसफर वोल्टेज स्क्वायर के ऊपर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर पावर ट्रांसफर। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हायर टू हायर वोल्टेजेस पर अगर होगा हमारा ट्रांसमिशन तो काफी इकोनॉमिकल पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 गुना 2 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा देता हूं तो पावर ट्रांसफर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर लॉसेस उसी के, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पावर ट्रांसमिशन में, अगर हम लोगों ने वोल्टेज बढ़ा दिया तो उसके रिस्पेक्ट में कंडक्टर का करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो पावर लॉस जो होगा I²R, वो भी क्या हो जाएगा 1 बाय मतलब क्या बोल सकते हैं 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका पावर लॉस डिक्रीज हो जाएगा I²R। तो पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो लॉसेस, और दो गुना अगर करंट कम हुआ तो करंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 गुना आपका पावर लॉस कम हो जाएगा। ये सारी बातें मैं अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुका था। ठीक है, अब चलिए यहां पर मैं क्या करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए, ट्रांसमिशन जो है वो बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अगर हम लोग अलग अलग कंपैरिजन करें जैसे फॉल्ट एनालिसिस या स्टेबिलिटी, तो इस तरीके का मादा रखता है पावर सिस्टम ट्रांसमिशन। तो एक बड़ा टॉपिक है, और बड़े टॉपिक को पढ़ते जब हम इतना डूब जाते हैं कि कई बार पता नहीं चलता है कहां से स्टार्ट किया था और क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो पावर सिस्टम के साथ एक आयरनी है कि अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं इस तरीके से पढ़ाते कि बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते, बट पता चले हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस डेप्थ का कोई काम नहीं है। और बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि बहुत जस्ट ऊपर फॉर्मूला बता दिया, तो उतना भी इनफ नहीं है, आपको डेप्थ में जाना चाहिए। बट आपको यह पता होना चाहिए कौन से टॉपिक के डेप्थ में जाना है आपको, क्या वो टॉपिक आपके इंटरव्यू में काम आएगा, क्या वो टॉपिक आपके रिटन एग्जाम के हिसाब से, क्या वो टॉपिक आपके कन्वेंशनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो टॉपिक आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पावर सिस्टम और मशीन के साथ ये भी एक दिक्कत है कि यहां पर एग्जाम टू एग्जाम क्वेश्चन के लेवल बदल जाते हैं। जस्ट लाइक अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर तो एक ही है, ट्रांसमिशन लाइन तो एक ही है, बट इसमें क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, एक तो आपका हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जस्ट कि बताइए कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन से पैरामीटर होता है, रेजिस्टेंस होता है कि नहीं, इंडक्टेंस होता है नहीं, इंडक्टेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, एक थ्योरेटिकल वर्जन हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो गया कि आपको 2 लाइंस के बीच में कैलकुलेशन करनी है, बताइए कि इन दोनों लाइन के बीच में कितना इंडक्टेंस या कितना कैपेसिटेंस या इस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो कैलकुलेशन वाला हो गया। तो 2 तरह के मोड हो सकते हैं क्वेश्चन के, आइदर थ्योरेटिकल जिसमें आपके कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, फैक्चुअल भी होते हैं, और आपको कॉन्सेप्चुअल डिटेल के साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा है जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करी जाती है। तो गेट एग्जामिनेशन वो एग्जाम है जिसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक होगा। ठीक है, बट जो ईएस का प्रीलिम्स की बात करें, अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका क्या चेक होगा, थ्योरी भी चेक होगी और न्यूमेरिकल, थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेक होगा, बट ज्यादातर क्या होगा थ्योरी पोर्शन, और न्यूमेरिकल भी जो हल्के फुल्के न्यूमेरिकल होते हैं वो चेक होंगे। बट कन्वेंशनल एग्जाम में जाएंगे हम लोग तो कन्वेंशनल एग्जाम में टफनेस बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट डाइवर्सिटी बहुत होती है, आपको एक डेरिवेशन प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ता है। बट अगर हम लोग
एग्जाम जैसे कि स्टेट लेवल की कोई किसी एग्जाम्स की बात करें जहां पर कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना है, जैसे कोल इंडिया की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट अलग आपके यूपी पीसीसीएल की बात करें, बहुत ऐसे एग्जाम जो गेट में नहीं है और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना है, तो वहां न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी में भी कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा, ऊपर ऊपर का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो क्या करें हम लोग, या एक तरीका तो ये है कि हर एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ते जाएं कि ठीक है ये एग्जाम है तो इसके लिए पढ़ ले, दूसरा है इसके लिए पढ़ ले, इसके लिए पढ़ ले, या एक बार क्या करें शुरू से शुरुआत करते हैं और एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ लेते हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखते हो। बहुत ज्यादा हम लोग ऐसा भी नहीं कि पीएचडी करने चले जाएंगे, इतना कि कोई जितने भी सारे हमारे लगभग 80 to 90% एग्जाम्स कवर हो जाए उस सिलेबस में, वो सारा हम लोग पढ़ डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये वाला जो मैंने सिलेबस बताया ये सारा पढ़ लोगे तो आपके गेट ईएससी, मैं ईएससी पे क्लेम नहीं करता हूं बट आपको ईएससी का भी बहुत कुछ बता दूंगा यहां पर। ठीक है, बट मैं भी बोलता गेट ही हूं, ठीक है, बाकी पढ़ाऊंगा बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी। तो मैं क्या करूंगा यहां पर कि आपको बता दूंगा कि कौन सा डेरिवेशन काम का है, कौन सा डेरिवेशन काम का नहीं है आपके लिए फर्दर। ठीक है, अगर मान लो कन्वेंशनल एग्जाम हमारा आगे चल के निकलता भी तो पहले प्री निकलेगा फिर कन्वेंशनल निकलेगा। ठीक है, तो प्री और कन्वेंशनल के बीच में बहुत टाइम है, तो अगर कुछ ऐसा टॉपिक रह भी जाता है तो उसको हम लोग उन 4 या 5 महीनों में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा भरोसा रखिएगा और मैं वन बाय वन क्या करूंगा, हर एक टॉपिक के एंड में आपको शॉर्ट समरी बताते जाऊंगा कि उसमें क्या क्या किया है हम लोगों ने, क्योंकि दिमाग में आपको लाइब्रेरी जैसा जमाना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है बड़े सब्जेक्ट्स में स्टार्ट तो कर देते हैं आप, पर कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टॉपिक कहां से पढ़ा था कहां नहीं पढ़ा था। तो वन बाय वन या क्या करूंगा मैं, जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपके सामने मैं लाइब्रेरी में बना दूंगा। तो इसीलिए मैंने पावर सिस्टम ट्रांसमिशन को क्या किया है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 मॉड्यूल में पढ़ेंगे हम लोग। तो जिसका पहला मॉड्यूल है लाइन पैरामीटर्स। तो लाइन पैरामीटर्स का मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन में हम चाहेंगे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और एक और पैरामीटर होता है दैट इज शंट कंडक्टेंस। तो ये 4 पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो शंट कंडक्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं, क्यों करते हैं अब डिटेल वर्जन में वन बाय वन जाके करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइन पैरामीटर्स में 4 पैरामीटर्स हम लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड शंट कंडक्टेंस। कोई भी अगर फिजिकल चीज है उसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है आपको तो आरएलसी से ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि पैरामीटर ऑफ लाइन। पैरामीटर ऑफ लाइन की बात करें, सॉरी परफॉर्मेंस ऑफ लाइन की बात करेंगे। ऑलरेडी मैं मशीन में पढ़ाया हूं कि परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं हम लोग, रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी। जैसे आप अभी स्टूडेंट हो तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि बताइए लास्ट ईयर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो क्या बोलोगे मेरी गाड़ी ने 4 मतलब एवरेज बढ़ गया मेरी गाड़ी का, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, क्योंकि आप अगर एज ए स्टूडेंट हो तो आप अपना परफॉर्मेंस कैसे बताओगे कि मेरा लास्ट सेमेस्टर में अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या सीजीपीए परसेंटेज जो भी रहे कि मेरा 75% बना, लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा 60% बना, तो इस तरीके से आप परसेंटेज फॉर्म में बताओगे। तो ये आपका परफॉर्मेंस पैरामीटर। मान लो आप ऐसे ही बाइक चलाते, अगर बाइक रेसर होते तो आप अपना परफॉर्मेंस कैसे बताते, आप अपनी रेस की विनिंग या इस तरीके की चीजें बताते, आपके जो भी है उस पैरामीटर का, उस फील्ड का। अगर आप क्रिकेटर है तो आप अपने हिसाब से परफॉर्मेंस बताते। तो वैसे ही अगर हम लोग यहां पर पावर सिस्टम की बात करें, पावर सिस्टम के परफॉर्मेंस या ट्रांसमिशन लाइन जो जा रही है जिस मीडियम से, उसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका मतलब है कि हम लोग इफिशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। इफिशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही दीज आर 2 पैरामीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस कैटेगरी में पढ़ेंगे और बहुत इत्मीनान से देखेंगे दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पावर फ्लो इक्वेशन। पावर फ्लो इक्वेशन का मतलब है P एंड Q, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। मैंने कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में देखेंगे कि इस तरीके से पावर फ्लो इक्वेशंस होती है बहुत मजेदार तरीके से। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। जो भी लाइटनिंग स्ट्रोक, स्विचिंग सर्जेस, जो बिजली गिरती है कि नहीं, वो सारा हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे पावर सिस्टम ट्रांजिएंट्स में। ठीक है, तो ये इन 4 मॉड्यूल में से ये जो 3 मॉड्यूल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते हैं, लाइन पैरामीटर हो, चाहे परफॉर्मेंस ऑफ लाइन हो या पावर फ्लो इक्वेशन हो, क्योंकि इनके ऊपर वाले के तो नहीं, पैरामीटर तो नहीं, बट कि जब ये सेकंड और थर्ड के कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे टॉपिक्स में भी लगेंगे, आगे के टॉपिक्स में भी इन दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो ये रही ट्रांसमिशन लाइन, पावर सिस्टम ट्रांसमिशन का एक समराइज वे। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आपके कॉलेज में भी लाइन पैरामीटर के ऊपर आपके डेरिवेशंस होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डेरिवेशन करते हैं और भूल जाते हैं, करते हैं भूल जाते हैं। तो इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाऊंगा। इसके डेरिवेशन बहुत ज्यादा काम के नहीं है, अनटिल अनलेस आप यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर दे रहे हो तो काम के, अदरवाइज आपको
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका डेरिवेशन काम के नहीं, बट मैं आपको डेरिवेशन फिर भी करवाऊंगा, ठीक है। डेरिवेशन कराऊंगा और सिंप्लीफाई वर्जन में कराऊंगा कि जिससे आपको फॉर्मूले याद रहे, और लास्ट में मैं समरी भी कराऊंगा। हर एक टॉपिक के लास्ट में मैं समराइज करूंगा, और जब ये चारों पढ़ लेंगे तो मैं एक समराइज करके ट्रांसमिशन का समरी बताऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा और अच्छे क्वांटिटी में यहां पर क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कितना जानते हो मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जो गेन कर रहे हैं उसको हमको एग्जीक्यूट करना है, और मैं ये माइंडसेट से पढ़ाता हूं कि आपका क्वेश्चन यहां तो बनना ही चाहिए, क्योंकि यहां तो लेस प्रेशर है, उस दिन भी बनना चाहिए जिस दिन आपका एग्जाम हो 3 घंटे में, ठीक है, तभी तो बात है। अदरवाइज तो क्या है, अगर किसी को 6 घंटा दे दिया जाए तो हर कोई पेपर कर देगा वो वाला, बट कम टाइम में कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम का भी लड़ाई है आपका, ठीक है। तो चलिए आपको अच्छा खासा सिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन पैरामीटर से। सो लाइन पैरामीटर में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं हम? नंबर 1 रेजिस्टेंस, 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 ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, थोड़ी देर के लिए ट्रांसमिशन लाइन है, मैंने बोल दिया आर वाई बी, आर वाई बी, ये न्यूट्रल बोल दिया, ठीक है, ये न्यूट्रल वायर भी बोल दिया, या ठीक है न्यूट्रल वायर नहीं भी लगाओ तभी आर वाई भी कर देते हैं, ठीक है, 3 लाइन बना देते हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइन है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर, इन वायर्स के अंदर एक रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग काय से डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है किसी मटेरियल से बनी है, ठीक है। कौन सा मटेरियल? इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बना हुआ है। तो हमको पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है अगर ये किसी मटेरियल से बनती है तो उसमें क्या होगा? कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होगी। अगर ये किसी इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बनी है तो उसकी कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी के साथ अगर इसका कुछ ना कुछ अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है आसपास, देखिए सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये अगर ये फिजिकल कोई वायर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, साथ में इसकी कोई फिजिकल लेंथ भी होगी, फिजिकल लेंथ भी होगी। अगर ये 3 प्रॉपर्टी मिलती है हमें किसी भी कंडक्टर में, जिसकी, क्योंकि पता है हमें कि कंडक्टर किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, तो इसका मतलब क्या है? कंडक्टर के पास कोई ना कोई रेजिस्टिविटी है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ साथ फिजिकल लेंथ भी है। जब ये तीनों प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है तो ये किसको शो करती है? इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाय ए, ठीक है, R इक्वल टू रो L बाय ए। और इसका जो इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? आई स्क्वायर आर। इफेक्ट क्या होता है? पावर लॉस, आई स्क्वायर आर इफेक्ट होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हमें क्या देती है? लॉस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीटअप होता है। और वो हीटअप या पावर लॉस का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? आई स्क्वायर आर, ठीक है। और ये हमारी करंट डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये क्या है हमारी यहां पर करंट बेस्ड पे, क्योंकि करंट डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि आई स्क्वायर आर, क्योंकि पावर लॉस दे रही, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या है हमारा? पावर लॉस से, ठीक है। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस पैरामीटर। अभी मैं एक एक करके डिटेल में भी जाऊंगा, अभी शॉर्ट समरी बता रहा हूं आपको। सेकंड पैरामीटर में बात करूं, सेकंड पैरामीटर बात करूं तो इंडक्टेंस लिख लेते हैं, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है। ऑलरेडी मैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस नेटवर्क थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, ठीक है। इंडक्टेंस यहां तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां हमारा पढ़ने का तरीका, वहां पे नेटवर्क में जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पढ़े वो नेटवर्क सीखने के लिए थे, बट यहां पे हमें पावर सिस्टम सीखना है, ठीक है। तो यहां पर इंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमें पता है कि एक कंडक्टर है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है ही सही, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। अगर इसमें हम लोग कोई करंट फ्लो करवाएं, और करंट फ्लो कराने के लिए हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन लगाई है, अगर इस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकअप होना स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, लिंकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर इस तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, या हम क्या बोल सकते हैं? लिंकेज फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकअप या फ्लक्स लिंकेज n फाई, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल टू करंट, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा? n फाई इक्वल टू एल आई, और l कितना हो जाएगा? l हो जाएगा हमारा l इक्वल टू n फाई बाय आई, और इसको n फाई को, फ्लक्स लिंकेज को हम लोग साई से भी डिनोट करते हैं, साई बाय आई, ठीक है। कुछ लोग लेमडा से यूज करते हैं, कुछ लोग साई से यूज करते हैं, मैं अपने डिस्कशन में साई से यूज करूंगा, ठीक है। साई को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लक्स लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस।
इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस। अगर किसी वायर से करंट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स लिंकेज प्रोपोर्शनल टू करंट, और करंट का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो L इक्वल टू N∅/I। इस तरीके से ये इस वायर के अंदर इंडक्टेंस भी प्रेजेंट होगा, और इंडक्टेंस असल में डिसिपेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं इंडक्टेंस के बारे में बता चुका, हाफ एल आई स्क्वायर वगैरह में एनर्जी स्टोर करेगा, अभी बहुत ज्यादा उस पे ऊपर बात नहीं करते। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी। और अगर 1 मीटर के लिए कर रहे हैं तो हेनरी पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड हो गया हमारा इंडक्टेंस, थर्ड हो गया, अच्छा ये भी किस पे डिपेंडेंसी, करंट पे डिपेंडेंसी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, इंडक्टेंस क्या स्टोर करता है, हाफ एल आई स्क्वायर करता है, मतलब ये करंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है, करंट डिपेंडेंट क्वांटिटी। नंबर थ्री हमारा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि मान लीजिए जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, ट्रांसमिशन लाइन है आर वाई बी, तो यहां पर क्या होगा, इन लाइन और लाइन के बीच में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वोल्टेज डेवलप होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोल्टेज, ये ट्रांसमिशन लाइन किसी वोल्टेज पे, किसी लाइन वोल्टेज जो कि किलो वोल्ट में है, एक हाई वोल्टेज पे ऑपरेट कर रही होगी। और हाई वोल्टेज अगर है मतलब क्या है, यहां पर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेवलप होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेवलप हुई तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कैपेसिटेंस की भी प्रॉपर्टी होगी, कहीं ना कहीं चार्ज स्टोर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज स्टोर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो CV, और C इक्वल टू क्या होगा, Q/V। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और नंबर 4 हो गया, इस तरीके से कैपेसिटेंस भी हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगा, फेराड, और 1 मीटर के करेंगे तो फेराड पर मीटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर, देखिए अभी तक हम लोग मात्र फेराड लिखते थे, पर मीटर के लिए नहीं करते थे, बट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जब ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो हमेशा पर मीटर के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप फेराड लिख लीजिए, बाद में जाके हम लोग पर मीटर लगा देंगे इसका। ठीक है, इसको भी हम लोग हेनरी पर मीटर में ही एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शंट कंडक्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं जी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जी बोलेंगे। देखो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा लीकेज की वजह से। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट इन्वॉल्व होता है। अब ये जो लीकेज करंट है ये कहां जा सकता है, एक तो हमारे लाइन इंसुलेटर्स में भी हो सकता है, लाइन इंसुलेटर में लीकेज करंट जाता है, लाइन इंसुलेटर में लीकेज करंट जाता है। दूसरा है जब आपका कोरोना होता है, कोरोना का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए हायर पोटेंशियल पे कोरोना में मान लीजिए इसमें इस फिजिकल कंडक्टर में पावर जा रहा है, बट ये क्या करेगा, अपने आसपास की एयर को भी क्या करेगा, आयनाइज करेगा, और उसके अंदर क्या करेगा, लीकेज करंट को फ्लो होने देगा। एयर के अंदर क्या होगा, एयर को आयनाइज करने के लिए कुछ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, उस एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं V² इंटू जी। जैसे जस्ट लाइक हमारा I²R था ना, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, V² इंटू जी बोल देंगे। और ये हमारा जो लीकेज होता है ये किस किस की वजह से, लाइन इंसुलेटर की वजह से भी हो सकता है, और साथ में कोरोना की वजह से भी होता है, और ये ज्यादा तब हो जाता है जब आपका रेनी सीजन या बैड वेदर होता है, या फिर आपके जो कंडक्टर जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म सरफेस नहीं होके क्या है, अनइवन सरफेस है अगर कंडक्टर का, तो ये जहां मान लीजिए कंडक्टर का स्मूथ सरफेस नहीं होके ये कुछ इस तरीके से रफ सरफेस है, रफ सरफेस ऑफ कंडक्टर की वजह से कोरोना और ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, बाकी कोरोना को मैं अभी यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा और डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप कोरोना का ये समझ लीजिए कि बैड वेदर में हमारा क्या करेगा, एयर को भी, सराउंडिंग एयर को भी क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा, और उसमें कौन सा लॉस हो सकता है, ये V² इंटू जी, लीकेज करंट के फॉर्म में हमारा लॉसेस होने लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक V², जस्ट लाइक I²R, यहां पर हो जाएगा V² इंटू जी। बट ये जो इफेक्ट होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में ये लगभग नेग्लेक्टेड होता है। क्या होता है, नेग्लेक्टेड। तो इसीलिए इसको हम लोग फर्दर एनालिसिस नहीं करते, हमारे एनालिसिस से इसको बाहर रखते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने 4 पैरामीटर पढ़े, और उसमें हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है वो करंट बेस्ड क्वांटिटी किस पे है, हमारे करंट बेस्ड क्वांटिटी है, और हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, वोल्टेज बेस्ड क्वांटिटी है। और इस शंट कंडक्टेंस को तो हम लोग नेग्लिजिबल करेंगे, बट अगर मुझे इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करनी हो, इनकी प्लेसिंग करनी हो, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सीरीज में लगाऊंगा, और कैपेसिटेंस को कहां लगाऊंगा मैं,
शंट में। कैपेसिटेंस को कहां कनेक्ट करूंगा? शंट में। अब आप बोलोगे सर ये आप इधर ही क्यों कर रहे हैं, यहां भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप कहीं पर भी कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट वो मैं आगे चल के सब बताऊंगा। कैपेसिटेंस को यहां कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां करेंगे तो यहां करेंगे तो क्या होगा। बट अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से, तो क्या मैं रेजिस्टेंस यहां एज्यूम करूं? इसका मतलब क्या यहां रेजिस्टेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस हर एक पॉइंट पर होगा। हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो उस सिस्टम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और अगर हम लोग कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट मैनर में एक ही जगह पर अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको बोलते हैं लम्प्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? लम्प्ड सिस्टम, लम्प्ड पैरामीटर। ठीक है, लम्प्ड पैरामीटर। और हर एक पॉइंट के लिए अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि कहां आपको लम्प्ड यूज करना है और कहां डिस्ट्रीब्यूटेड यूज करना है। आई बात समझ में? तो अभी मैंने लम्प्ड पैरामीटर जस्ट शो कर रहा हूं अभी इलेक्ट्रिकल मॉडल, जिसमें रेजिस्टेंस यहां पर, इंडक्टेंस यहां पर, ये दोनों सीरीज पैरामीटर है क्योंकि ये करंट बेस्ड क्वांटिटी है। और जो कैपेसिटेंस है वो आपका वोल्टेज बेस्ड क्वांटिटी, इसलिए मैंने कहां लगाया? शंट में लगाया। और यहां पर शंट कंडक्टेंस को क्या करूंगा? मैं नेग्लेक्ट करूंगा। अदरवाइज शंट कंडक्टेंस भी आपका शंट में ही लगता, बट उसको मैंने नेग्लेक्ट किया है, फर्दर एनालिसिस नहीं करेंगे। तो आई होप आपको मजा आया होगा। चारों का मैंने जस्ट इंट्रो दे दिया है। अब वन बाय वन करके एक एक पैरामीटर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के साथ साथ आपको दिखाऊंगा। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, आउट ऑफ 4 पैरामीटर विच वन इज मोस्ट डोमिनेटिंग? तो हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो आपका इंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पैरामीटर है। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पैरामीटर कौन सा है? इंडक्टेंस है। इसी वजह से गेट के एग्जाम में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंडक्टेंस से ही आए हैं, कैपेसिटेंस से कम आए हैं, रेजिस्टेंस से तो और भी कम आए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं? आपके इंडक्टेंस से आएंगे। ठीक है, क्योंकि इंडक्टेंस क्या है? हमारा मोस्ट डोमिनेटिंग पैरामीटर आउट ऑफ 4 पैरामीटर। जी तो नेग्लेक्ट कर दिया। तो बाकी सबको हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस का, फिर इंडक्टेंस का, देन कैपेसिटेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से।